यदि आप दल गुलाम हैं, किसी नेता के गुलाम हैं, किसी एनजीओ के गुलाम हैं या किसी संगठन के गुलाम हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर आपको कड़वा सच सुनना पसंद है, कड़वा सच बोलना पसंद है, कड़वा सच लिखना पसंद है और आपका मानसिक खतना नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। 1947 से लेकर 2025 तक हजारों हिंदुओं ने पलायन किया। कश्मीर से पलायन किया, नागालैंड से पलायन किया, असम से पलायन किया, मेघालय से पलायन किया, मिजोरम से पलायन किया, मणिपुर से पलायन किया, अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। आज तक जितने हिंदुओं ने पलायन किया, स्वाभाविक सी बात है उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। तो जिन दंगाइयों ने हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया पिछले 75 साल या 80 साल में, उसमें से कितने दंगाइयों को फांसी हुई, कितने दंगाइयों को आजीवन कारावास हुआ, कितने दंगाइयों की 100% संपत्ति जब्त हुई और कितने दंगाइयों की नागरिकता खत्म हुई। एक बात सोचिए, इसको ईमानदारी से सोचिए। या 1990 में जो कश्मीर में नरसंहार हुआ था, उसमें से कितनों को फांसी हो गई, कितनों का आजीवन कारावास हुआ, कितनों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई या कितनों की नागरिकता खत्म हुई। या 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, उसमें से कितनों को फांसी हो गई, कितनों की नागरिकता खत्म हो गई। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं, 1947 की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात और, भारत में हिंदू 80% है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कहीं 1% हिंदू हैं, कहीं 2% हिंदू हैं, कहीं 3% हिंदू हैं, मैक्सिमम 10% हिंदू हैं। वहां से हिंदुओं को पलायन क्यों नहीं करना पड़ता? सबसे ज्यादा हिंदूवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है, फिर वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? सबसे ज्यादा मठ मंदिर, सबसे ज्यादा धर्मशाला, सबसे ज्यादा गौशाला, सबसे ज्यादा गुरुकुल, सबसे ज्यादा यज्ञशाला भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है, फिर वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? सबसे ज्यादा आचार्य, सबसे ज्यादा शंकराचार्य, सबसे ज्यादा मंडलेश्वर, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर, सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा धर्मगुरु भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू सांसद, सबसे ज्यादा हिंदू विधायक, सबसे ज्यादा हिंदू पार्षद, सबसे ज्यादा हिंदू प्रधान भारत में है, इसके बाद भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो कोई एक भी हिंदू सांसद नहीं, एक भी हिंदू विधायक नहीं, एक भी हिंदू पार्षद नहीं, एक भी हिंदू प्रधान नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू कलेक्टर, कप्तान, जज, हवलदार, थानेदार भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में तो नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदूवादी संगठन, सबसे ज्यादा हिंदूवादी एनजीओ भी भारत में है। सबसे ज्यादा जय श्री राम भारत में बोला जाता है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। सबसे ज्यादा भारत माता की जय हिंदुस्तान में बोला जाता है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं बोला जाता, फिर भी वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? कभी आप इस पर सोचना। जानते हैं अंतर क्या है? क्योंकि भारत में राम की पूजा होती है और वहां राम नीति लागू है, और राम नीति का मतलब है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा करते हैं, भागवत कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, हमारे मठ वहां पर पास मठ मंदिर है, लेकिन यहाँ कृष्ण नीति लागू नहीं है। और अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कृष्ण नीति लागू है। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हम केवल बातें करते हैं, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। हमने आज तक लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून बनाया नहीं। वहां अबू धाबी, बहरीन, कुवैत में लोहा लोहे को काटता, इस सिद्धांत को उन्होंने बाकायदा अपनाया है, इसलिए वहां हिंदू सुरक्षित है। सबसे ज्यादा चिंतन बैठक भारत में होती है, सबसे ज्यादा मंथन भारत में होता है, सबसे ज्यादा सेमिनार भारत में होता है, सबसे ज्यादा मीडिया कॉन्क्लेव भारत में होता है, सबसे ज्यादा अखबार भारत में है, सबसे ज्यादा एडिटोरियल भारत में लिखा जाता है। इसके बाद भी हिंदू पलायन कर रहे हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां हिंदू आराम से सुरक्षित है। भगवान राम की भूमि भारत है, भगवान कृष्ण की भूमि भारत है, भगवान बुद्ध की भूमि भारत है, भगवान महावीर की भूमि भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ जन्म लिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ जन्म लिया, 24 तीर्थंकरों ने यहीं जन्म लिया, 10 गुरुओं ने यहीं जन्म लिया, भगवान विष्णु के सारे अवतार यहीं पे हुए। इसके बाद भी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली है, कटमनी है, तोलाबाजी है, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, नक्काली है, घटतौली है, जासूसी है, गद्दारी है।
माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, धर्मांतरण है, लफ्जिहाद है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट है, बम विस्फोट है, सड़क के किनारे रेलवे के किनारे जो है पत्थर रख दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा अवैध झुग्गियां भारत में बन रही हैं। अब अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, इसके बाद भी वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है, न जनसंख्या विस्फोट है। एक भी बांग्लादेशी की मजाल नहीं वहां चला जाए। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले एक बार चिंतन करिए, एक बार समीक्षा करिए कि भारत में सब कुछ है फिर भी सारी समस्याएं हैं। उसका रूट काज क्या है? रूट काज ये है, हमने अपनी व्यवस्था को नहीं बदला। यहां पे तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतौलेबाजी होती है, बड़े बड़े लफाजी होती है, बड़े बड़े भाषण होते हैं। शाम को टीवी में देखिए ना, क्या क्या लच्छेदार बातें होती रहती है। और चूंकि नियम कानून नहीं बदले गए, इलेक्शन सिस्टम नहीं बदला गया, पुलिस सिस्टम नहीं बदला गया, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदला गया, टैक्स सिस्टम नहीं बदला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदला गया, राम नीति भय बिन होए न प्रीत लागू नहीं की गई, कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू नहीं किया गया, लोहा लोहे को काटता है उस सिद्धांत पे नियम कानून नहीं बनाए गए, इसलिए यहां पे अराजकता है और हिंदू पलायन कर रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, मैकाले ने बनाया था। 150 साल के बाद बदला गया। ये जो बीएनएस आया 150 साल के बाद आया। लेकिन वो कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब। धाराएं बदल दी गई, सेक्शन इधर से उधर हो गए, कंटेंट नहीं बदला गया। कंटेंट केवल इतना बदला गया है कि जो पेनाल्टी थी उसमें 0 बढ़ाया गया। जहां 100 रुपए पेनाल्टी थी उसको 1000 कर दिया, जहां 500 रुपए पेनाल्टी थी उसमें एक 0 बढ़ा के 5000 कर दिया, जहां 1000 रुपए पेनाल्टी थी उसमें एक 0 बढ़ा के 10,000 कर दिया। 2-4 चीजें बढ़ाई गई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम इसमें डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ चीजें और बढ़ाई गई। लेकिन आज भी ये कानून वर्ल्ड लेवल का नहीं है, विश्व स्तर का कानून नहीं है। आज भी ये भारतीय न्याय संहिता अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के टक्कर की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, नई बोतल में पुरानी शराब डालने से कुछ नहीं होगा। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती, और कानून बनाने से, कानून बदलने से शांति आती है, समृद्धि आती है। कितनी भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, कितने भी भाषण दीजिए, कितने भी सेमिनार कर लीजिए, कितने भी चिंतन बैठक कर लीजिए, कितना भी मंथन कर लीजिए, कितने भी कॉन्क्लेव कर लीजिए, कितना भी नैरेटिव वार गढ़ने की कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को कॉपी पेस्ट मार के भारत में लागू कर दीजिए। इस अमेरिका, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस मेरे कॉपी पेस्ट मारिए। इस भारत की जो भारतीय दंड संहिता है, इसकी बजाय आप ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी बजाय आप अमेरिका का फेडरल पिनल कोड को कॉपी पेस्ट मार के लागू कर दीजिए। देखिए आपको चमत्कार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कानून बदल गया। अंग्रेजों वाला आईपीसी गया, नया भारतीय न्याय संहिता आया, कानून का खौफ नहीं पैदा हुआ। इसमें खौफनाक कोई चीज है ही नहीं है, खौफ पैदा करने वाली कोई चीज इसमें है ही नहीं है। इसीलिए यहां पलायन हो रहा है, इसीलिए यहां पे कानून नया आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नई बोतल में पुरानी शराब जैसा हो चुका है। आप अगर भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। और पिनल कोड लागू करते समय पहले देखिए कि अमेरिका में क्या चल रहा है, किस अपराध में अमेरिका में कितनी सजा है, किस अपराध में सिंगापुर में कितनी सजा है, किस अपराध में चीन में कितनी सजा है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, नशा तस्करों को। अमेरिका में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का प्रावधान है, अमेरिका में आतंकवादियों को फांसी देने का प्रावधान है। एक बार देखिए तो जरा कि क्या क्या जापान में क्या क्या व्यवस्था है। हमने क्या किया, इस भारतीय न्याय संहिता को भारत में बैठे बैठे, कमरे के अंदर बैठे बैठे बना दिया। हमने कभी देखा ही नहीं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अरब में क्या चल रहा है। लोहा लोहे को काटता है, उस सिद्धांत पे हमने अपनी नया कानून नहीं बनाया। सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को लागू करते हुए अपना कानून नहीं बनाया। नतीजा है कानून आ गया, अराजकता में कोई कमी नहीं आ रही, कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है। अभी भी सड़क पे हुड़दंग हो रहा है, अभी भी सड़क लोग जाम कर ले रहे हैं, अभी भी लोग बस जला देते, कोई खौफ नहीं है। भारत को बचाना है तो सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। ये मुकदमे 3-3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाएंगे, जो 10 साल 20 साल चलता है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए,
झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाइए, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठा एफिडेविट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा डेथ सर्टिफिकेट, झूठा वसीयत, झूठी विरासत, झूठे फर्जी कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। देखिए कितना चमत्कार होता है। भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत लागू हो जाएगा, फटाफट कानून का खौफ पैदा होगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। अगर भारत को बदलना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो 1861 का पुलिस एक्ट हटाइए, पुलिस को स्वतंत्र बनाइए, पुलिस को निष्पक्ष बनाइए। इस 1861 के कानून के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। जहां पे सत्ता चाहती है वहां पुलिस टूट पड़ती है दंगाइयों पे, आतंकवादियों पे, और जहां सत्ता नहीं चाहती है वहां दंगाइयों के सामने पुलिस घुटने टेक देती है। ऐसा कानून किस काम का कि अगर पुलिस सत्ता के इशारे पे नाचे। अरे पुलिस को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भारत को सुरक्षित बनाने के लिए मिलता है, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद को रोकने के लिए मिलता है, दंगा रोकने के लिए मिलता है। और पुलिस अगर सत्ता की गुलाम बनी हुई तो फिर पुलिस के पूरे इतना खर्च हो रहा है पुलिस के ऊपर, फायदा क्या क्या है? किस बात का कानून का राज? फिर तो नेताओं का राज चल रहा है, फिर तो सब पॉलिटिकल पार्टियों का राज चल रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज। भारत में आज भी चूंकि कानून घटिया है इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों का राज चल रहा है, नेताओं का राज चल रहा है, मुख्यमंत्री का राज चल रहा है, गृह मंत्री का राज चलता है, कानून का राज नहीं चलता। जहां कानून का राज होता है वहां कोई मुख्यमंत्री हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अपना काम स्वतंत्र निष्पक्ष करती रहती है। तो हमें एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। लेकिन 1 महीने के अंदर जांच तब पूरी होगी जब झूठ गंभीर अपराध होगा, कोई झूठी गवाही न दे पाए। जब 1 महीने के अंदर जांच तब पूरी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। अगर आप भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए। जितने भी, चाहे वो कलेक्टर हैं, चाहे कप्तान हैं, चाहे डिप्टी एसपी हैं, चाहे एसपी हैं, चाहे कमिश्नर, सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो। सबको कौन सा काम कितने दिन में करना है इसका बाकायदा एक लेखा जोखा होना चाहिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो एक सिटीजन चार्टर लागू करिए और झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित करते हुए उसमें नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करिए। झूठे कागज बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी को जघन्य अपराध घोषित करिए। तब जाके फास्ट जस्टिस सिस्टम होगा, जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1-1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होगा, फटाफट सजा मिलना शुरू होगी, फिर कानून का खौफ पैदा होगा। ये जो बंगाल में हिंदू पलायन इसलिए कर रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक पलायन ही करते रहे हिंदू, लेकिन पलायन करने वालों को कुछ हुआ नहीं। हाँ, यही पलायन बंगाल में पलायन कर रहे हैं। अभी यही पलायन जो पलायन करवा रहे हैं ना, उसमें से अगर किसी को हिंदू पलट के मार दे तो वो हिंदू भी जेल जाएगा। तो फायदा क्या इस कानून का कि दंगाई और सामान्य व्यक्ति दोनों अपराधी हो जाए? ऐसा कानून हमें चाहिए क्या? सेल्फ डिफेंस में आदमी कुछ कदम उठाए तो वो भी अपराधी हो जाएगा। अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करिए। ये जो देश में आग लगी हुई है ना, इसका मूल कारण हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। जाति के आधार पे बांटते हैं नेता, भाषा के आधार पे बांटते हैं नेता, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं नेता, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटते हैं नेता। और क्यों बांटते हैं? जो उनको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है। और क्यों पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है? जनता की सेवा करने के लिए नहीं। ये तो बकवास है। ये जो अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद, लोहियावाद, जो दुनिया भर के वाद, गांधीवाद की बात करते हैं, ये सब जुमला है जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता को धोखा देने का। असली लक्ष्य है पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन के देश को लूटना, मोटा माल कमाना। और मोटा माल क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारा जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून महाघटिया है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो जाए तो 80% सफेद पोस्ट भारत छोड़ के भाग जाएंगे। भारत में चूंकि लूटने की छूट मिली हुई है इसलिए यहां रुके हुए, और यहां उत्तर वालों को दक्षिण से लड़ा रहे हैं, बिहार वालों को बंगाल से लड़ा रहे हैं, भाषा के आधार पर लड़ा रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ा रहे हैं। सामाजिक समरसता ऐसे नहीं आएगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब नेताओं की नेतागिरी बंद होगी, इनका पाखंड बंद होगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, फांसी दी जाती है। ये सड़ा हुआ कानून है, इसमें 3 साल से सजा होती है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। आज तक किसी को 10 साल की भी सजा नहीं हुई।
किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं। ऐसा सड़ा हुआ कानून, इस सड़े हुए कानून से भारत में कभी अराजकता बंद होगी क्या? मतलब ही नहीं बंद होने की। अगर भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो ये सड़ा हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है उसको जरा लिखिए। इसमें लिखिए कि घूस भ्रष्टाचार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, अलगाववाद कट्टरवाद जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर पुलिस एनएसए लगाना शुरू करेगी, फिर कानून का खौफ पैदा होगा। यह है ना हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एज लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण घुसपैठ जनसंख्या और अराजकता को हमने आज तक अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। अनलॉफुल कानून बना दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या है इसमें उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो जहां मन करता है सत्ता उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है, जहां सत्ता नहीं चाहती वहां यूएपीए नहीं लगता। निर्दोषों के ऊपर एनएसए यूपीए लग जाता है और दोषियों के ऊपर एनएसए यूपीए नहीं लगता। भारत में अराजकता फैलाने की फंडिंग जो हो रही है हवाला के जरिए हो रही है। अभी जो चाहे वो कश्मीर में हुआ था, चाहे वो पंजाब में हुआ, और चाहे इस समय बंगाल में हो रहा है मुर्शिदाबाद में, अभी रिपोर्ट आई है कि जो बाहर से पैसा आया हवाला के जरिए अब हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए। क्यों आ रहा है हवालाबाजी? कोई पूरी दुनिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भारत में हवाला क्यों चल रहा है? ये कानून सड़ा हुआ है। और वैसे भी हवाला का सीधा सीधा संबंध नोट से होता है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। बंद कर दीजिए 100 रुपए से बड़ी नोट। क्यों चाहिए 100 रुपए से बड़ी नोट? 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। और जो 20% लोग भारत में पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ तो है। तो क्यों चाहिए 100 रुपए से बड़ी नोट? बंद करिए 100 रुपए से बड़ी नोट और इस हवाला वाले कानून को इसमें कठोर, इसमें दंड का भय करिए। देखिए हवाला बंद हो जाएगा, हवाला बंद हो जाएगी, शांति आएगी। ये एफसीआरए ये बना था भारत में अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। इसमें संशोधन से काम नहीं चलेगा। सरकार ने किया है संशोधन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको खत्म करना पड़ेगा। बंद करिए 2-4 साल के लिए विदेशी फंडिंग। क्यों चाहिए विदेशी फंडिंग? भारत में रहते हैं तो भारत से फंडिंग, जो अच्छा काम करेगा उसको भारत के लोग फंडिंग कर देंगे। क्यों चाहिए विदेश से फंडिंग भैया? विदेश से फंडिंग आएगी तो जो यहाँ पर जिसको फंडिंग होगी वो विदेशी देशों के इशारे पे ही काम करेगा, फिर भारत के लिए काम नहीं करेगा। बंद, खत्म कर दीजिए, नहीं चाहिए मैं विदेशी फंडिंग। भारत में जो अराजकता फैलती है वो भारत के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है उससे हो रहा है। रत्ती भर काला धन कम नहीं हुआ, न रत्ती भर हवाला कम हुआ है, न रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, और न रत्ती भर काला धन कम हुआ है। सारे काले कारोबार आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कैश लेन देन को बंद ही नहीं किया। सारे काले कारोबार कैश में होते हैं। घूसखोरी, कमीशन खोरी कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, कालाबाजारी कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, हथियारों का कारोबार कैश में होता है, माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, जिहादियों की फंडिंग कैश में होती है। ये जितने यहाँ पे भारत में अवैध जासूसों की फंडिंग कैश में होती है। हर अवैध काम की फंडिंग कैश में होती है। और कैश जनरेट होता है काले धन से, ब्लैक मनी जनरेट होती है। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए। अरे जब बीड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पंचर बनाने वाला ऑनलाइन लेने लग गया तो क्या जरूरत है कैश लेन देन की कैश लेन देन को लिमिट करने में? 100 रुपए से 5,000 रुपए से महंगे ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए। देखिए काला धन कम हो जाएगा। कानून बदलिए, 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन कम करिए, फटाफट देखिए काला कारोबार बंद, काला धन बंद, कैश बंद, अराजकता खत्म। भारत को अगर बचाना चाहते हैं तो ये जो बेनामी लेन देन चल रहा है, 50,000 रुपए से महंगे सामान के ऊपर आधार, यानी 50,000 रुपए से महंगे सामान को आधार से लिंक करिए। जो भी सामान 50,000 रुपए से महंगा है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे टीवी है, चाहे स्कूटी है, चाहे गाड़ी है, चाहे प्लॉट है, चाहे फ्लैट है, कुछ भी, उसको आधार से लिंक करिए। जब बेनामी लेन देन रुकेगा तब अराजकता रुकेगी। ये सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1955 का। आज तक किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। इतना सड़ा हुआ कानून है और आज तक हमने नहीं बदला। दुनिया के कई देशों में जो लोग देश विरोधी काम करते हैं उनकी नागरिकता खत्म होती है। आज तक न किसी दंगाई की नागरिकता खत्म हुई, न जिहादी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी मिशनरी की नागरिकता खत्म हुई, न घुसपैठियों की मदद करने वालों की नागरिकता खत्म हुई, न आतंकवादियों की नागरिकता खत्म करने वालों की नागरिकता खत्म हुई। तो किस काम का ये कानून बदलना पड़ेगा, तब खौफ पैदा होगा। सबसे ज्यादा जो अराजकता फैलाई जाती है वो ड्रग के पैसे से, और ड्रग का कानून हमारा सड़ा हुआ है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके गया था, कॉलेज के पास गांजा बेच रहा था लड़कों को, फांसी दे दिया उठा के। हम क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते? हमें नशा तस्करों से इतना प्यार क्यों है?
हमें नशा तस्करों के मानवाधिकार की इतनी चिंता क्यों है? हमें जो नशा तस्कर हमारी पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में गांजा चरस अफीम पहुंचा हमारी पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, हमें उनसे इतना लगाव क्यों है? हम क्यों नहीं सिंगापुर वाला कानून ले लेते? क्यों नहीं भारत में लागू कर देते? भारत को सुरक्षित बनाना है तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करिए। अरे भैया, माइनॉरिटी लाख होती है, 2 लाख होती है, 5 लाख होती है, 10 लाख होती है। जो करोड़ों की जनसंख्या उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। न माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन नहीं किया, ये नहीं तय किया कि 1 लाख वाला माइनॉरिटी होगा कि 5 लाख जनसंख्या माइनॉरिटी होगी कि 10 लाख जनसंख्या माइनॉरिटी होगी, 50 लाख होगी। और माइनॉरिटी के नाम पे केंद्र हजारों करोड़ खर्च कर रहा है, राज्य सरकारें करोड़ों में खर्च कर रही हैं। 25,000 करोड़ से ज़्यादा के आसपास अगर राज्य और केंद्र का सारा मिला दीजिए तो 25,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे खर्च हो रहा है। संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं होगा। संविधान निर्माताओं ने कहा था मजहब के आधार पे न बोर्ड होगा, न मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल होगा, न मजहब के आधार पे नियम होगा, न मजहब के आधार पे कानून होगा, न मजहब के आधार पे लोन होगा, न मजहब के आधार पे वजीफा होगा। कुछ नहीं मजहब के आधार पे होगा, और सब कुछ मजहब के आधार पे चल रहा है। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मुद्रा माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब तक ये मजहब के आधार पर नियम कानून चलेंगे, मजहब के आधार पर बोर्ड चलेगा, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चलेगा, मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज चलेंगे, मजहब के आधार पर कोचिंग चलेगी, भारत में शांति नहीं आ सकती है। लैंड जिहाद का मूल कारण है घटिया सड़ा हुआ सिविल प्रोसीजर कोड। खत्म करिए इसको, कठोर दंड की व्यवस्था करिए, अवैध निर्माण को गंभीर अपराध घोषित करिए। अवैध निर्माण अभी सिविल मैटर कहलाता है, अवैध निर्माण क्रिमिनल मैटर होना चाहिए। चाहे वो हाईवे के किनारे झुग्गी बने, चाहे वो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी बने, चाहे सड़क के किनारे बने या पार्क के किनारे, अवैध निर्माण गंभीर अपराध घोषित करिए। आप दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में, बहरीन में अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? हमारा कानून सड़ा हुआ है। गुलामी के निशान को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसको बदलाव से काम नहीं बनेगा, इसको कानून को खत्म करिए। गुलामी के नाम चलते रहे, उसके लिए एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना था, इसलिए गुलामी की सोच खत्म नहीं हो रही है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी वाली सोच खत्म नहीं हो रही है। गुलामी के नाम मिटाइए, गुलामी के निशान मिटाइए, एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट को खत्म करिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करिए। गुलामी के मदरसे आज भी चल रहे हैं, संविधान में कहीं मदरसे का जिक्र ही नहीं है। संविधान कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये नहीं खर्च करना, कोई मजहबी तालीम नहीं देना, और हम मदरसे खुलवा रहे। मदरसे खुलवा के मुगलों के समय में 1,000 मदरसे खुले, और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों के समय में 1,000 मिशनरी स्कूल थे, अभी 3 लाख मिशनरी स्कूल हो गए। कहाँ से हो रहा है ये? कैसे संविधान हमको पढ़ रहे हैं? अगर भारत को बचाना चाह रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए, समान शिक्षा लागू करिए। वक्फ एक्ट संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, संशोधन करने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होगी। और ट्रिब्यूनल तो हो ही नहीं सकता मजहब के आधार पर, फिर कैसे चल रहा है? इस कानून को कंप्लीट खत्म करिए। ये कांग्रेस ने कानून बनाया था हिंदुओं को निहत्था बनाने के लिए। इस घटिया कानून के कारण हिंदू अपने घर में शंकर भगवान की मूर्ति तो रखते हैं, लेकिन त्रिशूल नहीं रख सकते 6-7 फीट का। दुर्गा जी की मूर्ति होती लेकिन 5 फीट की तलवार नहीं रख सकते। शंकर जी की मूर्ति हो लेकिन फरसा नहीं रख सकते। गणेश जी की मूर्ति रखते हैं लेकिन फरसा नहीं रख सकते। इस कानून को बदलिए, हिंदुओं को भी कम से कम जो देवी देवताओं के मुख्य शस्त्र हैं उनको रखने की इजाज़त दीजिए। भारत को बचाना है तो मजहब के आधार पर जो दुनिया भर के कानून चल रहे हैं ना, 30 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इसको ख़त्म करिए। एक समान नागरिक संहिता लागू करिए, और जो सबसे ज़रूरी है ये घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस घटिया कानून के कारण गुंडे, बदमाश, अलगाववादी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, जिहादी, जासूस, गद्दार, घूसखोर, कमीशनखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, सोना तस्करी करने वाले, वेश्यावृत्ति करवाने वाले पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इस कानून को बदलिए। तो भारत को अगर बचाना, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत में शांति स्थापित करना है, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, भारत में टैक्स रिफॉर्म करिए, कानून बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में शांति है, जापान में शांति है, अमेरिका में शांति है, क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है। हमारे कानून घटिया है, इसलिए रोज अराजकता हो रही है और आए दिन हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इसको आगे से फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा।